आइए देखते हैं जैव प्रक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उद्देश्य आणविक गतिकी की जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है। तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। इसमें आपका दूसरा कथन जो दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि विषाणु जो होता है जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से सही कौन से बताना है। जैव प्रक्रम मतलब शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग। दूसरा कह रहे हैं श्वसन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इसमें फाल्स, क्योंकि इसमें दोनों फाल्स, क्योंकि अपोजिट क्रिया को इसमें दर्शाया गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर कि एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा कह रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है। इसमें बताने की सही कौन सा है। इसमें दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर कि स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। दूसरा कह रहे हैं कि पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट्स उनके द्वारा ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कर लिया जाता है। और तीसरा है कि मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। तो इसमें कौन से कथन सही है। इसमें सिर्फ कथन पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रिया में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इसकी तीनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के संदर्भ में कौन से कथन सही इसको बताना है। तो पहला दिया है कि इसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। दूसरा है कि इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान तंत्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है कि ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि तना तथा जड़ें भी इसमें भाग लेती हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि फफूंद और यीस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। दूसरा कथन है कि सभी एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है। तो इसमें दूसरा कथन आपका गलत है। भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस। दूसरा है इसमें लाल ग्रंथि एनिमेल नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। इसमें दोनों कथन आपका सही है। अब अगला प्रश्न है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण के संदर्भ में दिया हुआ है कि कौन सा सही है। पहले इनका श्रावण क्षुद्रांत्र द्वारा किया जाता है। और दूसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा है श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इनमें से सही कौन सा है। इसमें पहला कथन आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो क्षुद्रांत्र जो होता है सबसे लंबा भाग होता है और इसकी लंबाई 20 फीट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्रांत्र के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह है आपका पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। बी है क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। सी है क्षुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पीत रस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती है। डी है कि पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें सी गलत है, क्योंकि पीत रस यकृत के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब पौधों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला दिया है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। और दूसरा है कि इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती है। तो इसमें से सही कौन कौन सा है। इसमें दूसरा कथन गलत है, तो हो जाएगा केवल है। नेक्स्ट प्रश्न है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा होती है। कारण क्या है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसमें दोनों रीजन सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया समान होती है। एक है पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। दूसरा है ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन। और सी है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। डी ऑप्शन है पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए
ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ATP, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ कि नासा द्वारा उपस्थित महीन बाल सांस लेने में वायु को निस्पंदित करने का कार्य करते हैं, और दूसरा है कि श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तीसरा है कि मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है, जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुँचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें तीनों कथन आपका सही है। अगला है कि मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि मानव हृदय का दायां भाग शरीर से विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि इसमें कथन में उल्टा बोला गया है, और उसे फेफड़ों में भेजता है। बायां भाग फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है और उसे शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। इसीलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि गलत लिखा गया है। दूसरा है कि हृदय के दाएं और बाएं भाग के बीच यह बंटवारा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने से रोकता है, जिससे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह क्षमता मनुष्य जैसे गर्म रक्त वाले जानवरों के लिए आवश्यक है, जिन्हें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कथन 2 क्या है, सही है। चूंकि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, इसीलिए न तो 1 न ही 2 सही विकल्प है, क्योंकि प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अब अगला प्रश्न। दिया कि विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन दिया हुआ है, जल स्थल चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। तो इसमें कथन कौन से सही है, तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जल स्थल चर और अधिकांश सरीसृप में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, जिससे ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत रुधिर का कुछ हद तक मिश्रण होता है, इसीलिए कि मिश्रण को भी सहन कर लेते हैं। दूसरा है, मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें रुधिर हृदय से केवल एक बार गुजरता है, अतः दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न है, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। मनुष्य में सामान्य प्रकृतिलन दाब 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तीसरा कथन है, इसको मापने के लिए स्फैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला कथन गलत है, क्योंकि रक्तदाब धमनियों में शिराओं की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो इस पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 20वां नंबर प्रश्न है कि शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। दूसरा बी है कि रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। सी है, लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। डी है, पाचित और क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये पता करना है। यह कथन गलत है, क्योंकि धमनियों और शिराओं के कार्य विपरीत होते हैं। धमनियां आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है, जबकि नसें ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। अब अगला प्रश्न है, पादपों के संदर्भ में कुछ कथन दिया हुआ है। पहला है, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल एवं उसके विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। तीसरा है कि वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है। इसमें कौन से कथन सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पादपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रिक रुधिर में नाइट्रोजन व जब पदार्थों को अलग करने का काम करता है। दूसरा, ब्रिक के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। तीसरा है, ब्रिक द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थों का चयनित पूर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। इसमें पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है, क्योंकि ब्रिक द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थों का
चयनित प्रशोषण मूत्रवाहिनी में नहीं बल्कि वृक्क नलिका में होता है और मूत्रवाहिनी केवल मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। अब अगला प्रश्न है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण दिए गए हैं। पहला है कि अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना। दूसरा कार्य गिरती पत्तियां। तीसरा है रेजिन और गोंद। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो इसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन एक उप उत्पाद है, लेकिन यह एक अपशिष्ट उत्पाद नहीं है क्योंकि यह श्वसन के लिए आवश्यक है।